एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने संजय पांडे क्लासेस में। आज करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट होगा और इस लेक्चर में हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड है, यहीं से स्टार्ट करेंगे और थोड़ा सा आगे चलेंगे। आज सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन द एंड करेंगे। सीरीज़ का कॉम्बिनेशन करेंगे, सीरीज़ में रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन करेंगे और पैरेलल में कॉम्बिनेशन करेंगे। दो तरह से कॉम्बिनेशन करेंगे, एक सीरीज़ में और एक पैरेलल में। रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन, उससे पहले रेजिस्टेंस डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। तो कॉपी पेन निकाल लीजिए, जहाँ से तक लिखे थे उसी पर तैयार हो जाइए। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो माय नेम इज़ शैलेंद्र द्विवेदी, आई टीच फिजिक्स। तो जैसे कि रेजिस्टेंस है, ये डिपेंड किस पर करता है? टेम्परेचर पे। किस पर डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे। क्या ये डायरेक्टली डिपेंड करता है? डायरेक्टली डिपेंड करता है, यस। कंडक्टर की बात करें तो डायरेक्टली डिपेंड करता है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है। इस पर हमने एक फार्मूला भी लिखा था। T डिग्री सेल्सियस के लिए रेजिस्टेंस अगर निकालना है तो RT = R01 + अल्फ़ा T, ठीक है ना। इसमें अल्फ़ा क्या होता है? टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है ना, जिसकी यूनिट क्या होती है? डिग्री सेल्सियस इनवर्स होता है। क्या होता है? डिग्री सेल्सियस इनवर्स। अगर मान लेते हैं हमें 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस मालूम हो और किसी अननोन रेजिस्टेंस के लिए, किसी अननोन टेम्परेचर के लिए रेजिस्टेंस दिया हो, तो वो अननोन टेम्परेचर कैसे कैलकुलेट करेंगे? इफ R0 एंड R100, ये क्या हो? R रेजिस्टेंसेस। क्या हो? रेजिस्टेंसेस एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रेस्पेक्टिवली। क्लियर? एंड एट T डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रेजिस्टेंस हमारा क्या हो? RT हो। क्या हो? RT हो, है ना। तो हम T कैसे निकालेंगे? ये टेम्परेचर T कितना होगा? तो RT - R0 अपॉन R100 माइनस R0 इंटू 100, यह आएगा आपका डिग्री सेल्सियस में। किस में आएगा? डिग्री सेल्सियस में, ठीक है ना। तो हम एक फार्मूला ये यूज़ करते हैं और दूसरा फार्मूला ये यूज़ करते हैं जब हमारा रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर डिपेंड होता है तब। कितने फार्मूले? 2। और सारे न्यूमेरिकल जो पूछे जाएंगे बस इन्हीं पर पूछे जाएंगे आपसे। क्लियर है ना? एक ये, हाँ समझिए ध्यान से। R0 और R100 ये दोनों क्या है? रेजिस्टेंसेस हैं। कितने टेम्परेचर पे? 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस पे। मतलब 0 डिग्री पर कितना है? R0 है और 100 पे कितना है? R100, ठीक है। अगर आपसे कहा जाए कि T डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर अगर RT हो जाए तो ये T कितना होगा, टेम्परेचर कितना होगा, ये निकालना है। तो क्या करेंगे आप? ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। RT - R0 अपॉन R100 माइनस R0 इंटू 100 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? आप इसे वीडियो स्टॉप करके नोट करें। तो बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके आगे तो एक हेडिंग डाल दीजिए आप लोग, रिलेशन बिटवीन कंडक्टिविटी एंड करंट डेंसिटी। एंड करंट डेंसिटी, ठीक है ना। हाँ, सुपर कंडक्टर क्या होता है? जिसका रेजिस्टिविटी 0 है या रेजिस्टेंस 0 हो जाए वो क्या बन जाएगा? सुपर। वो किसी बहुत ही लो टेम्परेचर पे, एक बहुत ही क्रिटिकल टेम्परेचर जिस पे क्या कहते हैं रेजिस्टेंस 0 हो जाए, तो उसकी जो प्रॉपर्टी होगी सुपर कंडक्टिविटी कहलाएगी। और ऐसे मटेरियल को क्या कहेंगे हम? ऐसे मटेरियल को कहेंगे सुपर
कंडक्टर, जिसका रेजिस्टेंस क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए, है ना। तो ये क्या है, एक आइडियल केस है। क्या है, एक आइडियल केस होता है सुपर कंडक्टर का, ठीक है ना। हम इसको डिफाइन करते हैं ऐसे ही। इस दुनिया में कोई भी चीज़ आइडियल नहीं है ना। और रेजिस्टेंस कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, याद रखना। कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस ज़रूर रहेगा, कभी ज़ीरो नहीं हो सकता बच्चों, ध्यान रखना इस बात को। ये तो हम लोग क्या करते हैं, एक अजम्पशन लेते हैं कि बहुत टेम्परेचर लो कर दे, इतना लो कर दे, इतना लो कर दे कि रेजिस्टेंस ही ज़ीरो हो जाए, ठीक है ना। तो ये हम लोग क्या है, एक अजम्पशन मान करके इसको डिफाइन करते हैं सुपर कंडक्टर को और सुपर कंडक्टिविटी को। ऐसे ही ओम्स लॉ का जो लिमिटेशन है, किसका लिमिटेशन, ओम्स लॉ का, वो लिमिटेशन किसके लिए होता है मालूम है, ओमिक रेजिस्टेंस और नॉन ओमिक रेजिस्टेंस के लिए। किसके लिए, ओमिक और नॉन ओमिक। ओमिक क्या होता है, जो कंडक्टर ओम्स लॉ को फॉलो करे, या जो डिवाइस या जो मटेरियल कह लीजिए किसको फॉलो करे, ओम्स लॉ को फॉलो करे। मतलब V और I के बीच ग्राफ कैसा हो, स्ट्रेट लाइन हो, क्लियर। तो ओम्स लॉ को फॉलो करा, वो कैसा रेजिस्टेंस होगा, ओमिक। जो ओम्स लॉ को फॉलो ना करे, स्ट्रेट लाइन ना मिले, कर्व शेप हो जाए, ऐसे हो जाए, इस तरह, मतलब स्ट्रेट लाइन ना रहे, वो नॉन ओमिक हो जाएगा। तो आप लोग पहचान लेंगे नॉन ओमिक क्या होगा, स्ट्रेट लाइन नहीं होना चाहिए। अब एग्जांपल अगर बात करें नॉन ओमिक के लिए, जैसे टार्च का बल्ब, किसका, टार्च का बल्ब, उसका जो बल्ब होता है, जो वो ग्लो करेगा, वोल्टेज और आई के बीच जब ग्राफ प्लॉट करते हैं तो एकदम क्लियर ग्राफ, स्ट्रेट लाइन नहीं मिलता है। कभी करंट स्मॉल होगा, कभी ज़्यादा होगा, उससे ग्राफ क्या होगा, कर्व, स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगा, ठीक है। पीएन जंक्शन डायोड, सेमीकंडक्टर, थर्मिस्टर हो गया, है ना, गैलियम आर्सेनाइड हो गया, इन सब का जितने भी हैं मटेरियल्स, इसका अगर हम V और I के बीच ग्राफ प्लॉट करेंगे तो परफेक्टली स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगा, कर्व शेप जाकर हो सकता है तब स्ट्रेट लाइन बने, या अभी स्ट्रेट लाइन है आगे जाकर थोड़ा सा कर्व हो जाए, तो पूरा पूरा स्ट्रेट लाइन नहीं मिलता। इसलिए ऐसे रेजिस्टेंस को क्या कहेंगे हम, नॉन ओमिक। तो इसके बारे में पढ़ सकते हैं आप लोग खुद से, इसको लिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्लियर। आगे बढ़ें। एक होता है कार्बन रेजिस्टेंस के बारे में। तो कार्बन रेजिस्टेंस के बारे में हम लास्ट में आपको थोड़ा जिक्र कर देंगे। पहले हम डिस्कस करने वाले हैं रिलेशन बिटवीन सिग्मा, सिग्मा मतलब कंडक्टिविटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड करंट डेंसिटी J। क्या इसके बीच आप रिलेशन डिराइव कर सकते हो, कंडक्टिविटी और करंट डेंसिटी सिग्मा के बीच क्या रिलेशन बनेगा। तो रिलेशन समझिए ध्यान से। रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है बेटा, रेजिस्टिविटी इंटू L/A, बोलो होता है। ओम्स का लॉ आपने पढ़ा है, R इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे V/I, इसके प्लेस पे V/ क्या लिखेंगे, I इज इक्वल टू रो L/A। हम L को इधर लाते हैं, I को उधर भेज देते हैं, तो V/L इक्वल टू रो इंटू I/E, है ना। आपने करंट डेंसिटी कितना पढ़ा है, J इक्वल टू I/A, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना पढ़ा है आपने, V/L। तो क्या हम यहाँ पे E लिख सकते हैं, तो बाई इक्वेशन फर्स्ट E इक्वल टू रो इंटू ये क्या हो जाएगा आपका G। बट हमें किसके बीच लाना है रिलेशन, सिग्मा और J के बीच, है ना, किसके बीच, सिग्मा और J के बीच। तो करेंगे क्या, इस रो को डिवाइड कर देंगे इधर, किधर, इस साइड, तो E इंटू 1/रो इक्वल टू क्या हो जाएगा J, और 1/रो मतलब 1/ रेजिस्टिविटी होती है क्या, कंडक्टिविटी, पढ़ाए है ना इस चीज़ को। तो ये सिग्मा हो जाएगा, तो E टू सिग्मा इज इक्वल टू J। अब E और J क्या होती हैं, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो यहाँ पर हम एरो लगा सकते हैं ऐसे। तो ये है रिलेशन J इक्वल टू सिग्मा इंटू E।
तो ये MCQ में कभी कभी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ये पूछ लेता है और कभी कभी इस पर सवाल भी दे देता है। तो आप याद रखना इसे, करंट डेंसिटी इक्वल टू सिग्मा इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। यही है कंडक्टिविटी, सिग्मा और करंट डेंसिटी में रिलेशनशिप। तो ये आप समझ चुके हैं सिग्मा जे में क्या रिलेशन बनेगा। अब एक आपने किताब में पढ़ा होगा बुक्स में कि कार्बन रजिस्टर क्या होता है, कार्बन रजिस्टर क्या होता है ना। व्हाट इज़ कार्बन रजिस्टर? तो कार्बन रेजिस्टेंस एक रेजिस्टेंस होता है, हाई रेजिस्टेंस। कार्बन का जो रेजिस्टेंस होता है रजिस्टर का, वो रेजिस्टेंस क्या होता है? हाई रेजिस्टेंस होता है। और इस हाई रेजिस्टेंस का हम लोग यूज़ करते हैं डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में, जैसे कि रिमोट कंट्रोल में भी होता है, टेलीविज़न में भी होता है, जो LCD TV आती है उन सब में क्या होता है? कार्बन रेजिस्टेंस का यूज़ किया जाता है। क्यों यूज़ करते हैं? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा करंट फ्लो ना हो, मिनिमम करंट उस सर्किट में फ्लो कराना है, तो कार्बन रजिस्टर लगा देंगे हम। ठीक है ना भाई। अब सब जगह तो वायर तो लगाना पॉसिबल नहीं है ना, सीरीज़ पैरेलल करना पड़ेगा हमें हर जगह, वो तो पॉसिबल नहीं है। तो कभी कभी सर्किट कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पे हमें क्या लगाना पड़ता है? हाई रेजिस्टेंस लगाना पड़ता है, हाई रेजिस्टेंस। और हाई रेजिस्टेंस लगाने के लिए हम लोग कौन सा रजिस्टर यूज़ करते हैं? कार्बन रजिस्टर। तो कार्बन रजिस्टर भी कई क्वालिटी, कई कैटेगरी की होती हैं। ठीक है ना। तो पहले कार्बन रजिस्टर होता क्या है, कैसे पहचानेंगे, ये हम लिखेंगे। तो हेडिंग लगा दीजिए कार्बन रजिस्टर। ठीक है। तो ये एक सिंपल क्या है? हाई रेजिस्टेंस वाला रजिस्टर है। ठीक है, जो कि हाई करंट को अपोज करने का काम आता है, जिससे कि मिनिमम करंट फ्लो हो सके। ये सर्किट्स में यूज़ करने के काम आता है। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में हम यूज़ करने के काम आता है। ठीक है ना। ध्यान दीजिए, कार्बन रजिस्टर बिल्कुल सिंपल होता है, बहुत छोटा छोटा होता है। आप देखे होंगे इस तरह से सिलिंड्रिकल शेप में होता है। किस शेप में? ऐसे सिलिंड्रिकल शेप में होता है, इस तरह से। हाँ, ब्लैक कलर का भी हो सकता है, और कई कलर में होता है ये सिंपली। और यहाँ से एक वायर निकला होता है, एक वायर यहाँ से निकला होता है। उस वायर को जो प्लेट नहीं होता, टीवी जो प्लेट होती है, पतली पतली प्लेट्स में, हाँ, तो उसमें छोटे छोटे देखो कैसे कार्बन बैंड करके जो है अटैच किया रहता है। उसी में ट्रांजिस्टर, डायोड, ट्रायोड सब लगा रहता है ना। बहुत सारी चीज़ उसमें लगी होती है। तो कार्बन रेजिस्टेंस भी उसी में ही लगा होता है, जिसके यहाँ से कनेक्शन होता है और यहाँ से कनेक्शन। इसका यूज़ क्यों करते हैं? ताकि सर्किट में हाई करंट ना आने पाए, हाई करंट ना आने पाए। और हाई करंट जब नहीं आएगा तब क्या होगा? बोलो, सर्किट जो हाई करंट नहीं आएगा तो हमारा सर्किट क्या रहेगा? सेफ रहेगा। तो इस कार्बन रजिस्टर में 4 बैंड्स होती हैं। क्या होती हैं? 4 बैंड्स। एक बैंड्स यहाँ बनी होती है इस जगह पे। ठीक है, एक बैंड ये बनी होती है, एक बैंड यहाँ बनी होती है। ठीक है, एक बैंड यहाँ बनी होती है। कितनी बैंड? तो ये जो दोनों स्टार्टिंग के जो बैंड्स हैं, ये बैंड्स सिग्निफिकेंट फिगर्स को बताते हैं। किसके बताते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स को, मतलब एक डिजिट को रिप्रेजेंट करते हैं, बताते हैं। ये सब कलरफुल होती है। और एक और इसमें बगल में बैंड्स लगी होती है, जस्ट बगल में ही, वो 10 की पावर को रिप्रेजेंट करता है। किसको? 10 की पावर को। और बहुत थोड़ी दूर जा करके किसी किसी पर बैंड होता है और किसी किसी पर नहीं भी होता है, चौथा जो बैंड होता है। ध्यान समझिएगा, 3 बैंड तो फिक्स है। कितनी बैंड? हाँ, 3 बैंड तो फिक्स है। चौथा है कि नहीं है ये ज़रूरी नहीं है। अगर है तो उसमें 2 कंडीशन बनेगी, या तो गोल्डन कलर की होगी, मतलब गोल्ड कलर की होगी, और या तो होगी कौन सी कलर की? सिल्वर कलर की होगी, या तो बिल्कुल नहीं होगी, है ना। तो मैं यहाँ पे 4th बैंड बना दे रहा हूँ। ठीक है, 4th बैंड ये या तो गोल्ड होगा, गोल्ड और सिल्वर,
ठीक है। गोल्ड या सिल्वर जो होती है, गोल्ड या सिल्वर, ये इस कार्बन रजिस्टर का जो रिलायबिलिटी है, क्या है, रिलायबिलिटी, आप समझ रहे हैं रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है, कितना विश्वसनीय है, उस पर ये उसको ये शो करता है कि हाँ ये बहुत टिकाऊ है, काफ़ी दिन तक ये चलेगा इसमें, ठीक है ना। जो रेजिस्टेंस हमारा है कार्बन रजिस्टर, ये काफ़ी रिलायबिलिटी है, टॉलरेंस कह सकते हैं इसे, विश्वसनीयता, इसको रिप्रेजेंट करता है कौन, ये गोल्ड या सिल्वर, ठीक है। तो जैसे सर्किट में हमको मिनिमम करंट करना है तो हाई रेजिस्टेंस कार्बन रेजिस्टेंस हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये जो दोनों स्टार्टिंग जो दोनों बैंड्स हैं, ये सिग्निफिकेंट फिगर को रिप्रेजेंट करते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स मतलब डिजिट होता है, सिग्निफिकेंट फिगर्स। और जो ये बैंड होता है, ये पावर ऑफ 10 को रिप्रेजेंट करता है, पावर ऑफ 10। अब कौन सी कलर का है ये बैंड, ये आपको याद रखना है। किस कलर के लिए कौन सा नंबर डिजिट यूज करेंगे, उसके लिए हम लोग ट्रिक याद रखते हैं। क्या याद करते हैं, ट्रिक। वो ट्रिक क्या है, बीबी रॉय, दिखा रहा हूं, बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, ठीक है। बीबी रॉय, बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, ठीक है ना। ये ट्रिक याद रखते हैं जिससे हम इसका रेजिस्टेंस बता सकें। कंपटीशन के एग्ज़ाम में, जेईई मेंस या नेट के एग्ज़ाम में कभी कभी पूछ लेता है कि ये इस कार्बन रजिस्टर पे ये बैंड्स हैं, तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, ऑप्शन दिया रहेगा। क्लियर, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा आपसे। तो मैं अभी आपको पहले दिखा देता हूँ। ये होता है बी मतलब ब्लैक, इसका मतलब ब्राउन, समझ जाइए, ब्राउन कलर। आर फॉर रेड, ओ फॉर ऑरेंज, वाई फॉर होता है येलो, है ना। ये क्या होता है, ग्रीन। ये क्या होता है, ब्लू। ये होता है क्या, वायलेट, ग्रे, व्हाइट। क्लियर। और सिग्निफिकेंट फिगर के लिए ये हो, ब्लैक के लिए 0 होता है, 0 नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर। ये सिग्निफिकेंट फिगर है, सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब पावर कितना होगा, 10 की पावर 0 से स्टार्ट होगा, पावर ऑफ 10। तो 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5, 10 की पावर 6, 10 की पावर 7, 10 की पावर 8, 10 की पावर 9। आप अगर इसे याद रखेंगे तो आप इसका रेजिस्टेंस बता सकते हैं। एग्जाम्पल के मैं तौर पे आप लोग से ले रहा हूं। इफ फर्स्ट एंड सेकेंड बैंड्स आर येलो एंड ग्रीन, येलो एंड ग्रीन, थर्ड बैंड and third bands is white, then what is the resistance
ऑफ कार्बन रजिस्टर, कार्बन रजिस्टर। अब यहां पे दिया है ब्रैकेट में फोर्थ बैंड इज गोल्ड, क्या है, गोल्ड का है फोर्थ बैंड। तो क्या रेजिस्टेंस बताएंगे आप? तो याद रखना गोल्ड के लिए होता है ±5% एंड सिल्वर के लिए होता है ±10%। नो एनी बैंड, नो एनी बैंड उसके लिए हो जाएगा आपका ±20%। 20% मतलब 20% वो हो सकता है कि अपोज कर रेजिस्टेंस रजिस्टर ऑफर कर पाए कि ना कर पाए, है ना, है कि नहीं। जितना करंट आ रहा है उसका 20% ये हो सकता है कि रेजिस्टेंस को ऑफर कर पाए कि ना कर पाए, लेकिन 80% डेफिनेटली करंट को रोक देगा, है ना। 80% अपना वर्क करेगा कार्बन रजिस्टर। क्लियर? और कोई बैंड नहीं है तो फोर्थ नंबर, अगर सिल्वर की है तो 10% और 5% गोल्ड है तो ±5%। तो क्वेश्चन आपके सामने है, अगर फर्स्ट और सेकंड बैंड क्या हो, येलो और ग्रीन हो, है ना, और थर्ड बैंड क्या हो आपका, वाइट हो, तो व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ क्या, कार्बन रजिस्टर। अगर फोर्थ बैंड इज गोल्ड हो तो ध्यान दीजिए फर्स्ट और सेकंड कहाँ पे है, येलो और ग्रीन। येलो कहाँ पे है, यहाँ पे, तो ये 4 है, ग्रीन कहाँ पे है, यही है ना। तो इसका हम ऐसे लिखेंगे रेजिस्टेंस R = 4, 5, ये येलो ग्रीन। अब मल्टीप्लाई करेंगे किसका, थर्ड बैंड के लिए, पावर का। वाइट है तो वाइट कितना, 10⁻9। फिर क्या है, यहाँ पे गोल्ड है तो ±5%, यही आपका ओम है, ठीक है ना। तो ऐसे कार्बन रजिस्टर हम लोग लगाएंगे। क्लियर? बस हो गया, खत्म। क्लियर? यही ट्रिक आपको याद होना चाहिए। तो समझ में आ गया अच्छे से? वीडियो स्टॉप पर नोट कर लीजिए। तो ये है कार्बन रजिस्टर के बारे में, ठीक है। तो आपने इसको नोट कर लिया है। तो इसमें ध्यान रखना कि 3 बैंड कम से कम रहेंगे, मिनिमम 3 बैंड रहेंगे, अधिक से अधिक कितने बैंड रहेंगे, 4 बैंड। मैक्सिमम 4 बैंड होंगे और मिनिमम 3 बैंड। तो पहला और जो दूसरा बैंड होगा वो सिग्निफिकेंट फिगर मतलब डिजिट को बताएगा, ऐसे डिजिट बगल बगल लिख देना है। और थर्ड बैंड में इनटू करके 10 का पावर लिखना होगा, जो भी कलर होगा उससे करस्पॉन्डिंग में आप यहाँ से याद करके लिख देंगे, ठीक है। तो जो फोर्थ बैंड है वो टॉलरेंस बताता है, मतलब विश्वसनीयता हिंदी में बोलते हैं उसको, ठीक है। टॉलरेंस कितना रिलायबिलिटी है उसकी, ठीक है। तो यही है कार्बन रजिस्टर। तो इसके क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं, अगर आते हैं तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन, हमने बहुत सारे रेजिस्टेंस पढ़ लिए, है ना बहुत सारे नहीं, मतलब कि कहने का सेंस ये है, रेजिस्टेंस के बारे में आपने जानकारी कर लिया है। रेजिस्टेंस का फार्मूला पढ़ लिया है, ओम्स लॉ पढ़ लिया है, कार्बन रजिस्टर पढ़ लिया है ना। अब जो रेजिस्टेंस है, चाहे कार्बन रेजिस्टेंस हो या सिंपल से कोई रेजिस्टेंस हो, है ना, अगर इनका कॉम्बिनेशन कर दिया जाए तो क्या इफेक्ट पड़ेगा और क्यों करेंगे कॉम्बिनेशन हम, है ना। अच्छा कोई बताओ कॉम्बिनेशन क्यों करेंगे हम? रेजिस्टेंस को हम बढ़ाना है तो भी कॉम्बिनेशन करेंगे, घटाना है तो भी, है ना, ठीक है। रेजिस्टेंस सर्किट में बढ़ाना है, घटाना है तो ही कॉम्बिनेशन करेंगे। अच्छा कॉम्बिनेशन क्यों करना चाह रहे हैं? घटाने बढ़ाने के लिए सिर्फ? क्यों घटा बढ़ा रहे हैं पहले ये बताइए। जैसे आपको डिवाइस में या किसी सर्किट में आपको करंट ज़्यादा चाहिए, है ना, मैक्सिमम करंट आपको चाहिए, तो मैक्सिमम करंट लाने के लिए या पाने के लिए आपको रेजिस्टेंस क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा कि कम करना पड़ेगा?
मैक्सिमम करंट पाने के लिए रेजिस्टेंस को घटाना पड़ेगा, कम करना होगा। भाई रेजिस्टेंस का काम क्या है? अपोज करना। भाई करंट आ रही है, उसको अपोज करेगा, तो रेजिस्टेंस जितना कम से कम होगा करंट उतना ज़्यादा फ्लो करेगा, है कि नहीं? और अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाए, रेजिस्टेंस ज़्यादा हो तो करंट क्या होगा? कम होगा। अगर ये मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि बताओ आपके घरों में जो घरेलू वायरिंग हुई है ये किस कॉम्बिनेशन में हुआ है? तो आप लोग बताएंगे क्या? सीरीज, पैरेलल कॉम्बिनेशन। कौन सा कॉम्बिनेशन? सुनी, सीरीज। जो झालर होता है, देखा है ना आपने झालर, जब दिवाली पटाखे जो जो होता है, पटाखे छोड़ते हैं आप लोग, पटाखे छोड़ने से पहले जो आप लोग क्या करते हैं, घर को सजाते हैं बढ़िया से, है ना। दिवाली आती है तो खूब एंजॉय करते हैं, झालर लगाते हैं, घर को सजाते हैं, है ना, झालर। तो वो क्या होते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन में होते हैं। ऐसे देखो घूमते रहते हैं, ऐसे घूमता रहता है ना, बल्ब जलता रहता, जलता बुझता, जलता बुझता रहता है, एक जला दूसरा बुझा, तो इसलिए लगता है कि कोई मोशन कर रहा है, लाइट ही। तो वहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन करके उसको बनाया जाता है, ठीक है ना। तो याद रखना इस चीज़ों को। कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें पूछ लेता है कोई, तो बच्चा बता नहीं पाता, है ना। तो हेडिंग डालिए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, ठीक है। रेजिस्टेंसेस, कई रेजिस्टेंस है, उनका सीरीज कॉम्बिनेशन करेंगे। तो जब कॉम्बिनेशन करने के बाद जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आएगा वो कितना होगा, उसे चेक कर लेते हैं। तो सीरीज में हम अगर बढ़ाना है करंट तो सीरीज में जोड़ें कि पैरेलल में जोड़ें, कैसे हम इसे डिसाइड करें कि किसमें करंट मैक्सिमम मिलेगा। तो इस चीज़ को डिसाइड करेंगे आप लोग, ये कॉम्बिनेशन करके जब देखेंगे, जो उसका इफेक्टिव मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आएगा, उससे आप पता कर सकते हो किस में जोड़ना सही होगा, सीरीज की पैरेलल। तो स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं कि मेरे पास कितने रजिस्टर हैं? 3 रजिस्टर, R1, R2, R3, ये 3 रजिस्टर है और हमने इसको सीरीज में जोड़ दिया है। तो सीरीज में जोड़ते कैसे हैं? आप सब जानते हैं जोड़ना। भाई जो पहला रेजिस्टेंस है उसका सेकेंड एंड को दूसरे के फर्स्ट एंड से जोड़ दो, दूसरे के सेकेंड एंड्स को तीसरे के फर्स्ट जोड़ दो, एंड सो ऑन, ऐसे आगे ही। तीसरे का सेकेंड चौथे के फर्स्ट से, चौथे के सेकेंड को पांचवें के फर्स्ट से, ऐसे जोड़ते हुए चले जाएंगे, है ना। तो हम कैलकुलेशन के लिए 3 ले रहे हैं, बहुत है, ठीक है। अब आपने इस तीनों को किसके अक्रॉस जोड़ दिया? किसी सोर्स के अक्रॉस। मान लो कोई बैटरी या सेल है, एक आपने एक स्विच लगा करके V वोल्ट की बैटरी से आपने क्या किया, इसको जोड़ दिया। अब बताइए ये तीनों सीरीज में है, तीनों किस में है? सीरीज में है। तो इन तीनों जोड़ने पर क्या होंगे? करंट को मैक्सिमम करेंगे कि मिनिमम करेंगे? कैसे आप जान गए? क्योंकि रेजिस्टेंस डायरेक्टली ऐड हो जाएगा। R इक्वल टू क्या होगा? R1 प्लस R2 प्लस R3। जो तीनों का इफेक्टिव होगा वो R1 प्लस R2 प्लस R3 के बराबर होगा। कैसे आपको पता चला? इसको प्रूफ करेंगे। तो यहाँ से निकालो करंट I। मान लो करंट कितना फ्लो हो रहा है? I। तो I वापस आएगा, ये भी पता है। यहाँ से I निकलेगा तो I सब में क्या रहेगा? सेम रहेगा। इसमें भी I रहेगा, इसमें भी I, यहाँ भी I। तो इस रजिस्टर के अक्रॉस एक पोटेंशियल में डिफरेंस क्रिएट होगा V1, क्योंकि रेजिस्टेंस अलग अलग है, V2, V3। करंट सेम है बट रेजिस्टेंस अलग अलग होने से इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा? अलग अलग होगा, सेम नहीं होगा। ये सब कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। ये मैं प्रूविंग करा रहा हूँ, जबकि प्रूविंग आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन प्रूविंग इसलिए करा रहा हूँ, इसमें जो कॉन्सेप्ट है, जैसे कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? अलग अलग होता है।
ये सब माइंड में अगर रहेगा तो इससे जो क्वेश्चन बनेंगे वो निकाल सकते हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ पे हाई है कितना V, और यहाँ पे पोटेंशियल क्या है 0। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक लगातार पोटेंशियल क्या कर रहा है, ड्रॉप कर रहा है। क्या कर रहा है, पोटेंशियल ड्रॉप कर रहा है। करंट के डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या कर रहा है, ड्रॉप कर रहा है। अगर ये आप मानते हो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो ये प्लस है, तो ये क्या है आपका माइनस है। करंट इस रजिस्टर के लिए यहाँ पे प्लस है, ये क्या होगा माइनस। करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो ये क्या होगा प्लस, और ये क्या होगा माइनस। क्लियर, मतलब पोटेंशियल करंट के डायरेक्शन में क्या करेगा, ड्रॉप करेगा। करंट हमेशा फ्लो होता है पॉजिटिव से किधर, नेगेटिव की तरफ, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। ठीक है, तो ये हायर पोटेंशियल है और ये लोअर पोटेंशियल। लोअर पोटेंशियल मतलब हम नेगेटिव ही मानेंगे, अगर इसको प्लस कहेंगे तो इसको माइनस। अब इस रेजिस्टेंस के लिए ये प्लस बन जाएगा, ये माइनस बन जाएगा, मतलब उसकी तरफ बिहेव करता है, न कि बन जाएगा एक्चुअल में, उसकी तरफ बिहेव करता है। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा बच्चों, अलग अलग होगा, है ना। क्यों अलग अलग होगा, करंट तो सेम है लेकिन रेजिस्टेंस क्या है, अलग अलग है। तो ओम्स लॉ से अगर V1 निकालना चाहो तो कितना होगा, IR1 होगा, बोलो आएगा नहीं आएगा। V2 कितना आएगा, IR2। V3 कितना आएगा, IR3। अब ये तीनों पोटेंशियल डिफरेंस इसके बराबर है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक क्या है, V है, बोलो है कि नहीं है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या है, V है। ये V तीन पार्ट में डिवाइड हो गया है, मतलब V किसके बराबर होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 के। यहाँ रखेंगे IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। I कॉमन ले लेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये आपका नेट पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। अब ज़रा ध्यान दो कि अगर इन तीनों रेजिस्टेंस के प्लेस पर हम एक ऐसा रेजिस्टेंस लगा दें जो तीनों के क्या हो, इक्विवेलेंट हो। इन तीनों के प्लेस पे एक ऐसा रेजिस्टेंस लगा दें जो तीनों मिलकर के ये करंट फ्लो कराते हैं, वो अकेला कराए, है कि नहीं। तो हम ये कहेंगे कि ये रेजिस्टेंस जो है इन तीनों के क्या है, इक्विवेलेंट है। तो उस केस में अगर हम ओम्स लॉ लगाएं तो जो ये पोटेंशियल डिफरेंस ये तीन पार्ट में बट रहा है, वो रेजिस्टेंस अकेला पोटेंशियल डिफरेंस लेगा, है कि नहीं। मतलब ये V बराबर क्या हो जाएगा हमारा, करंट वही करंट रहेगा, R इक्विवेलेंट हो जाएगा। क्लियर, इसके भाई ये पोटेंशियल और ये पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो IR इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या आएगा, IR1 प्लस R2 प्लस R3। I से I मर गया, R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 प्लस R3। बोलो समझ में आया भाई। तीनों रेजिस्टेंस जो हैं वो इस पोटेंशियल को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दे रहे हैं, मतलब ये तीन पार्ट में बट रहा है, तो ये अकेले तीनों के सम के बराबर होगा। ओम्स लॉ लगा करके हमने ये इसकी वैल्यू निकाल लिया, रख दिया यहाँ पे। अगर तीनों के प्लेस पे एक ऐसा रेजिस्टेंस लगा दिया जाए, सोचो दिमाग में, इनको हटा करके जो तीनों के बराबर काम करे, मतलब कि तीनों के जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा वो उसके कारण जो करंट फ्लो हो रहा है वो उसके अकेले कारण करंट फ्लो होगा, है कि नहीं। मतलब ये जो तीन मिलके अलग अलग पोटेंशियल ले रहे हैं वो अकेला पोटेंशियल खा जाएगा इसका। तो V इक्वल टू I R इक्विवेलेंट मान लेंगे, आपस में बराबर करके R इक्विवेलेंट कितना आया, तीनों जुड़ रहे हैं, तीनों जुड़ रहे हैं, डायरेक्टली जुड़ रहे हैं, ऐड हो रहे हैं डायरेक्टली। इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। तो इसमें रेजिस्टेंस बढ़ेगा सीरीज में तो करंट क्या होगा, मिनिमम होगा। ठीक है, नोट करिए। ठीक है, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। हेडिंग लगा दीजिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कौन सा हेडिंग रहेगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, न्यू हेडिंग।
और इसी के साथ 50% यहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी कवर होता है इस 4th लेक्चर के साथ, है ना। करंट इलेक्ट्रिसिटी 4th लेक्चर के साथ जो है 50% कवर होता है, ठीक है। तो पैरेलल में हम 3 रेजिस्टेंस लेंगे, ठीक है। एक रेजिस्टेंस ये हो गया बेटा, एक ये हो गया, ये R1 है, ये R2 और ये R3। पैरेलल में जोड़ना अगर है आपको तो इनका जो फर्स्ट एंड है ना वो किसी एक पॉइंट से जोड़ दो, फर्स्ट, ठीक है। और सेकंड एंड किसी अनदर पॉइंट बी से जोड़ दो, क्लियर। और दोनों इन ए और बी को बैटरी के अक्रॉस जोड़ दो, प्लस माइनस के अक्रॉस, मतलब एक प्लस एक माइनस। ये V वोल्ट की बैटरी है, यहाँ मान लो की लगा हुआ है आपका, क्लियर है। तो यही आपका क्या हुआ, पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या हुआ, अब यहां से करंट मान लो निकलता है कितना, I, तो आप एक्सपेक्ट क्या करेंगे कि I वापस आए, यही एक्सपेक्ट करेंगे ना। क्या एक्सपेक्ट करेंगे, I अगर निकलता है तो I ही वापस आए, यही आप एक्सपेक्ट करोगे, यस। जैसे I बढ़ेगा आगे, यहाँ पे इसके पास 3 रास्ते होंगे, तो I किधर जाएगा, जिसमें रेजिस्टेंस कम होगा ना। 3 रास्ते हैं तो 3 पार्ट में बढ़ जाएगा। कितने पार्ट में बढ़ जाएगा ये, तो इधर निकल गया इसके करस्पॉन्डिंग में I1, और इधर निकल गया I2, और इधर निकल गया I3। I1 ऐसे से जाएगा, अपने रास्ते से जाएगा, यहाँ होते हुए I1 वापस आएगा, I1 यहाँ I1 वापस I2 आएगा यहाँ पे, और यहाँ होते होते ये I3 भी आपका आ जाएगा। तीनों यहाँ पर फिर से मिलेंगे और इकट्ठा हो जाएंगे, तीनों शक्तियाँ इकट्ठी हो जाएंगी, है ना। 3 शक्तियाँ अलग अलग हुई थी, अब तीनों शक्तियाँ यहाँ पे क्या हो जाएंगी, इकट्ठा हो जाएंगी। I1 प्लस I2 प्लस I3 तीनों क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे, फिर से वो I वापस मिल जाएगा और हमें करंट पूरा मिल गया। वही यही होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अब ध्यान दो, ये V वोल्ट की बैटरी है, मतलब ये हायर वोल्टेज पे है, मतलब ये V वोल्ट है, और ये क्या है, 0 है। तो V और 0 का जो डिफरेंस आएगा कितना आएगा, V ही आएगा। तो A और B के बीच जो पोटेंशियल में डिफरेंस होगा वो कितना होगा, V। कितना होगा, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर A और B के बीच पोटेंशियल डिफरेंस V है तो तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V ही रहेगा। क्लियर, पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, V, कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, है ना। तो यहाँ जो करंट I था अकेले वो 3 पार्ट में बटा I1 प्लस I2 प्लस I3 में, है ना। अब आप ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे तो I इक्वल टू क्या होता है, V बाई R, है कि नहीं। तो I1 कितना होगा, कहोगे V बाई R1, I2 कितना होगा, V बाई R2, I3 कितना होगा, V बाई R3। ये वैल्यू पुट करेंगे, V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3। V कॉमन ले लेंगे बच्चों, तो 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगर इनके प्लेस पर हम एक ऐसा रेजिस्टेंस लगा दें जो तीनों के क्या हो, इक्विवेलेंट हो, तो जितना करंट I फ्लो हो रहा है वो अकेले, उसमें अकेले बहेगा करंट, है ना, अकेले फ्लो होगा। तो I इक्वल टू कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस भी अकेला ले लेगा और रेजिस्टेंस जो होगा उसका इनके इक्विवेलेंट होगा। बोलो क्या होगा, इक्विवेलेंट। तो ये करंट दोनों सेम है तो हम बराबर कर सकते हैं फर्स्ट एंड सेकंड। V बाई R इक्विवेलेंट कितना आएगा, V 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, V कैंसिल। तो 1 बाई R इक्विवेलेंट कितना आया, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। ये देखो इसमें रेसिप्रोकल ऐड हो रहा है और उसमें डायरेक्टली ऐड हो रहा था। हाँ, इसका मतलब क्या है कि पैरेलल में जोड़ने से फ़ायदा है ना। किस में जोड़ने से फ़ायदा है,
पैरेलल में अगर जोड़े तो फ़ायदा रहेगा, करंट ज़्यादा मिलेगा आपको, है ना। और जब करंट ज़्यादा रहेगा तो घरों में लाइट जो है अच्छे से क्या होगी, जलेगी, है ना। आप अच्छे से टीवी देख पाओगे, अच्छे से कंप्यूटर यूज़ कर पाओगे, लैपटॉप यूज़ कर पाओगे अच्छे से, है ना। और अच्छे से वॉशिंग मशीन यूज़ कर पाएंगे। करंट कम रहेगा तो कहाँ यूज़ होगा सही से, है ना। ना कूलर चलेगा, ना एसी, ना फ्रिज, कुछ नहीं काम करेगा। तो करंट मैक्सिमम के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सीरीज़ में नहीं पैरेलल में जोड़ना पड़ेगा। 3 रेजिस्टेंस है तो 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, 4 रहेंगे तो +1/R4। सॉल्व करके निकालेंगे तो रेजिस्टेंस बिल्कुल कम से कम हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा। इफ़ ओनली 2 रेजिस्टेंस, इफ़ ओनली 2 रेजिस्टेंस अगर हो रेजिस्टेंस तो 1/R इक्विवेलेंट कितना आएगा, 1/R1 + 1/R2। इसके लिए आप लोग फार्मूला बना सकते हो, कैसे, R1 R2 एलसीएम ले लो, ऊपर आएगा R1 + R2, रेसिप्रोकल कर दोगे तो R इक्विवेलेंट कितना आएगा बेटा, R1 R2/R1 + R2। बोलो सही है, बोलो क्लियर। तो सीरीज पैरेलल के लिए फार्मूला आपको कन्फर्म हो गया। सीरीज में डायरेक्टली ऐड करेंगे, पैरेलल में रेसिप्रोकल ऐड करेंगे। अगर 2 हैं तो डायरेक्टली आप इसको यूज़ कर सकते हो, क्लियर। सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, अलग अलग होता है, करंट सेम होता है। पैरेलल में करंट क्या होगा, डिफर होगा, डिफरेंट, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो ये कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान रखना, क्योंकि कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि कैलकुलेट द करंट इन ईच ब्रांच, या इस वाले रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो करेगा, है ना। तो यही सब कॉन्सेप्ट क्या करेंगे, आपको हेल्प करेंगे जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। कोई मतलब नहीं है, आप उसको 1/R करके जोड़ेंगे तो तब भी कम आएगा वो, ठीक है ना। रेसिप्रोकल में आप ऐड कर रहे हो ना, तो और कम हो जाएगा ना भाई। 1/2 कितना होगा, 0.5 होगा, है ना। तो यही बात होती है। तो आज के इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट क्लास पे हम डिस्कस करेंगे इसके आगे, इसके कुछ क्वेश्चंस के बारे में और सेल के बारे में। तब तक पढ़िए आप लोग। तो यहाँ पे लेक्चर नंबर 4 का के साथ ये 50% सिलेबस आपका कवर होता है। घर पे जाइए, प्रैक्टिस करिए अच्छे से, ठीक है। क्वेश्चंस की पढ़िए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।